आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तगड़ा झटका, इस्लामाबाद कोर्ट एक जनरल जिसने कभी अपने देश में कोहराम मचा दिया था, उसे जो मन में आया उसने किया, बिना किसी खौफ के। अपने खिलाफ उठती हर आवाज को उसने दबा दिया ताकि वो सत्ता का परम सुख भोगता रहे। पहले तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुआ, जजों पर व्यंग प्रहार किया, अपने देश में आपातकाल तक घोषित कर दिया, फिर महाभियोग के डर से वतन छोड़ दिया। चुनाव नजदीक आते देख फिर सत्ता के परम सुख की कामना लेकर वो अपने वतन लौटा, पर इस बार उसके रास्ते में फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में हम बात करेंगे भगोड़े जनरल की। देखो देखो कौन भागा, गीदड़ भागा, गीदड़ भागा। जी हां, ये कोई गली मोहल्ले का नारा नहीं, बल्कि उस वक्त का नारा है जब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ गिरफ्तारी के डर से भाग रहे थे। मुशर्रफ भागकर अपने घर पहुंचे और एक तानाशाह की तरह अपनी गिरफ्तारी का उन्होंने स्थान बताया। पुलिस मुशर्रफ के घर पर है, पर वो अपनी मर्जी से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। 7 साल तक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे परवेज मुशर्रफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 5 साल बाद वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें इस कदर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने साल 2008 में पाकिस्तान की सत्ता छोड़ दी थी और वो 5 साल तक देश के बाहर रहे और हाल ही में पाकिस्तान वापस लौटे थे। लेकिन जब से वो वापस लौटे हैं, मुशर्रफ के सितारे गर्दिश में हैं। कभी मुशर्रफ पर जूता फेंका जाता है तो जहां से वो अपना नामांकन भरते हैं वो रद्द हो जाता है। पाकिस्तान में 11 मई को चुनाव होने हैं और मुशर्रफ चुनाव में भाग लेने के लिए ही पाकिस्तान वापस लौटे थे, लेकिन मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सत्ता छोड़ने के बाद उन्हें ये दिन भी देखने पड़ेंगे और अब तो मुशर्रफ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मुशर्रफ पर अब तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 में 60 जजों को गलत तरीके से नजरबंद करने का आरोप लगा है और इसी मामले में 2009 में मुशर्रफ के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया और इसी मामले में पाकिस्तान के इस्लामाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसने मुशर्रफ की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। लेकिन जैसे इस्लामाबाद कोर्ट ने मुशर्रफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए, मुशर्रफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से निकल भागे और कोर्ट से निकलने के बाद सीधे अपने घर पहुंचे और उन्होंने सलाह मशवरा करने के लिए वकीलों को बुलाया है। जब मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक तानाशाह की तरह देश पर राज किया, लेकिन सत्ता छोड़ते ही मुशर्रफ के सामने एक के बाद एक कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और अब तो मुशर्रफ पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं भगोड़े जनरल की। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये जनरल भाग गया और अपने आप को उसने घर में कैद कर लिया। फिलहाल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ वीएन थापर साहब। थापर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे एक और रक्षा विशेषज्ञ पीडी शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर चैनल न्यूज की अग्निमा दुबे जी भी हैं। अग्निमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, ये जो मुशर्रफ को लेकर कह सकते हैं जो स्थिति बनी हुई है और आज जिस तरीके से कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, किस तरीके से मुशर्रफ भागते हैं, किस तरह से गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखती हैं?
देखिए, आज जब कोर्ट में मसला हुआ तो कोर्ट इनके जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ये पूरा सहयोग करेंगे पुलिस को और इनको बेल दे उनको एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने बल्कि उल्टा जो डिटेल रिपोर्ट अगर हम देखें वो भी काफी थोड़ी डेंजरस है मुशर्रफ के खिलाफ। उसमें वो कह रहे हैं कि जो इनका एक्ट था उस वक्त जजेस के खिलाफ और जो उन्होंने किया था उसमें उसको टेररिज्म के उसमें ले रहे हैं, भाषा में टेररिज्म। अभी तक तो देशद्रोह टाइप शब्द थे, लेकिन उसको टेररिज्म का भी ले रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने तो अपना मोर्चा खोल लिया मुशर्रफ के खिलाफ, वहां से उनको कोई राहत ऐसा लग नहीं रही है। लेकिन अगर सेना अगर इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करती है पर्दे के पीछे से, तब शायद मुशर्रफ को राहत मिल सकती है, या उनको फिर सऊदी अरबिया और ये कहना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज की ओर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, थापर साहब क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि मुशर्रफ के रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं। जी जी कांटे ही नहीं बल्कि रास्ते में माइंस लगी हुई उनके लिए जी। क्योंकि एक जिस तरह से इन्होंने कारगिल प्लान किया, जाना आसान था, लेकिन वहां से आना कैसे है, निपटेंगे कैसे, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा जी। उसी तरह से इन्होंने सोचा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले लूंगा जी। लेकिन उसकी संभावना क्या है इसके बारे में पूरी तरह से गौर नहीं किया। संभवतः इन्होंने सोचा था कि सेना उनको बहुत मदद करेगी, लेकिन जैसे हम जानते हैं जनरल कियानी कोई ज्यादा पॉलिटिकल फिगर नहीं है और पॉलिटिक्स में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। तो और जहां तक जुडिशरी है, जुडिशरी को इन्होंने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, जुडिशरी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है। तो जुडिशरी इनको कभी बख्शेगी नहीं, ना ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर थापर साहब सवाल ये उठता है कि अगर कांटे बिछे हुए हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन क्या ये यहाँ पर मुशर्रफ ने भी सोचा होगा जब वो वतन वापसी कर रहे थे कि इतनी मुश्किलें उनके सामने आएंगी, उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, 4 जगहों से नामांकन किया वो रद्द हो गया, इसके अलावा कोर्ट की तरफ से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो ये बड़ा झटका है, एक के बाद एक झटके झेलने पड़े। उन्होंने पूरी तरह से सोचा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा एक कोई भी पॉलिटिकल एली नहीं है उनका, कोई भी पार्टी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो किस उम्मीद पर, आर्मी है एक, आर्मी बिल्कुल जहां तक मैं सोच सकता हूं जनरल कियानी आर्मी को उनकी सपोर्ट में नहीं आने देंगे। तो इसलिए वो अकेले पड़ गए और अब स्कोर सेटल करने का टाइम आ गया। बिल्कुल, शर्मा साहब भी हमारे साथ है। शर्मा साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मुशर्रफ की, उनके जो हाल के दिनों की हम बात करें, आज की बात करें, एक के बाद एक झटके, क्या आपको नहीं लगता कि गलत फैसला है ये मुशर्रफ का, गलत फैसला साबित हुआ मुशर्रफ का पाकिस्तान वापस लौटने का? जी नहीं, अपना वतन किसी को प्यारा ना हो ऐसा हो नहीं सकता जी। माफ कीजिएगा, ये लाइन कट रही थी इसलिए मैं। शर्मा साहब, हमें नहीं मुशर्रफ साहब ने जो फैसला लिया जी, बिल्कुल सही फैसला लिया। ये उनका अपना वतन है जी, पर उनकी ये मिसकैलकुलेशन, जो उन्होंने आकर के यहां पहले प्ली करना चाहिए था कोर्ट में, और उसके पहले ही अपने वकीलों को भेज करके ये इशू पहले से सॉल्व कर लेना चाहिए था जी। अब अभी जो इनके साथ में ये जो वारदात हुई है या जो घटना हुई है, जो 60 जजों ने जो विंडिक्टिव एटीट्यूड लिया है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि ये इनको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अभी तक कयानी साहब ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं जी। हालांकि कयानी साहब ने 2008 में ये कहा था कि हमारा कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट इशू नहीं होगा, हम लोग किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, यहां तक कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से अपने ऑफिसर्स को भी हटा लिया जी। परंतु ये आप मत भूलें कि कयानी साहब इनके बहुत लॉयल रहे हैं, और उस लॉयल्टी की वजह से अगर मुशर्रफ साहब कयानी साहब से हेल्प मांगेंगे तो कयानी साहब भी उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने से मना नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सुनने के लिए जरूर कहेंगे जी। और साथ ही साथ जो 60 जजेस का है, ये 7 साल के बीच में उन्होंने जजेस ने पहले इस तरह से क्यों नहीं उठाया,
तो ये उनके खिलाफ में ही जाएगा, जहां तक मैं ये सोचता हूं। जी मुशर्रफ साहब का अगर कोई, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, जी ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा क्रिमिनल चीज नहीं की, अगर कोई हटाया गया है या इमरजेंसी के दौरान में क्या, इमरजेंसी के दौरान कोई भी कुछ करता है तो उसमें उसके इस तरह से डिबार कर देना और उनको बेल ना देना, वो एक उनके पक्ष में ही जाएगा आगे चल करके, जहां तक मैं सोचता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा साहब, उस जो बात समय आपने वो- कही कि कहीं ना कहीं जरूर यहां पर राहत मिलेगी आने वाले वक्त में मुशर्रफ को, अगर वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जाने का फैसला तो कर ही लिया है। क्या कहेंगे थापर साहब, वाकई में? नहीं, मेरे ख्याल से उनको राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है जी क्योंकि जो उनके चीफ जस्टिस हैं वही उनके बरखिलाफ हैं। जी तो जो उनके मुद्दे हैं जी। उन मुद्दों पर मेरे ख्याल से उनको राहत मिलना लेकिन बड़ा शर्मा मुश्किल साहब जिस तरीके से कहते हैं कि कयानी साहब से काफी करीबी है। रिश्ते यानी हैं। साहब से ऑफिशियली उनके रिश्ते होंगे, जी लेकिन जब फौज को जुडिशरी के अगेंस्ट पिच करना है तो कियानी साहब खुद क्यों नहीं प्रेसिडेंट, दोबारा कू करके प्रेसिडेंट बन जाए, बिल्कुल। वो क्यों इनको आगे करे, बिल्कुल। तो उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल शर्मा साहब, जिस तरीके से बात यहाँ पर थापर साहब ने कही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। मेरा विचार है, कयानी साहब अभी देखिए 20 अप्रैल को शायद रिटायर हो जाए। मैं कह नहीं सकता इनकी एक्सटेंशन मिली है कि नहीं, क्योंकि 6 साल इनको हो गए हैं। 1 साल का और एक्सटेंशन 3 ले लिया साल था के बाद ये 1 साल का एक्सटेंशन था हाँ, इस ईयर अभी के आगे एंड 20 तक तारीख को इनका आने वाले दिनों में है। हाँ, अभी इनका महीनों birthday है। महीनों में है, अभी नहीं है तुरंत। 20 अप्रैल को है ना, जी तो 20 अप्रैल को इनका बर्थडे है। जी तो क्या होगा, ये हो सकता है कि वो उनको इसके लिए सपोर्ट करें, क्योंकि वो मुशर्रफ यहाँ पर के शर्मा साहब एकदम ये कहा जा रहा है नजदीकी कि कयानी साहब खुद अपने नाम को क्यों नहीं आगे कर सकते? कयानी साहब हैज नेवर बीन इंटरेस्टेड, कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो अपने आप को हर समय दूर रखते रहे हैं। जी, जिससे कि थापर साहब तो जिसका इंटरेस्ट ही नहीं, जब वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते एट द लास्ट स्टेज, जी बिल्कुल आखिरी स्टेज है उनकी, उस टाइम पे वो अगर इन्वॉल्व हो गए जी। तो जरूरी पाकिस्तान पहले ही इतनी मुसीबत में है चारों तरफ से, बिल्कुल। और इसमें एक और इतनी बड़ी मुसीबत उस आदमी के लिए जिसके लिए देश में कोई जगह नहीं है, जी कोई खास जगह नहीं है। बिल्कुल। तो आप बताइए, पंजाब नहीं उनको चाहता, सिंध में उनके लिए जगह नहीं है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं है, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सब सोचते हैं कि उनको सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। नेहा जैसे आने वाले दिन में जो ये साल है, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। एक तो चुनाव हो रहा है, कयानी जी रिटायर हो रहे हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी, उनका भी रिटायरमेंट है। तो अभी पाकिस्तान में किस तरीके से स्थितियां बदलती हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वक्त आने वाला। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल स्तर पे भी सऊदी अरबिया का काफी पाकिस्तान पे प्रेशर रहता है, अमेरिका का भी आप देख रहे हैं। तो ये चीजें कैसे मोड़ लेती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से टकराव की स्थिति आएगी, लेकिन जिस तरीके से अरेस्ट करके उनको एक रास्ता दिखाया जाएगा शुरू में। आज तो मैं देख भी रही थी कि जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में एक डिस्कशन भी हो रहा था कि ये सब केवल एक दिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठते हैं, हाई कोर्ट पे भी, वहां पे जैसे हमारे यहाँ उठते हैं वैसे उन पे भी उठते हैं। तो एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम सब कुछ करके फिर बाद में इस चीज को डाइल्यूट कर लेंगे। और बाकी जैसे मैंने कहा कि 3 चीजें वहां पे हो रही हैं, फिर क्या परिस्थितियां बनती है पाकिस्तान में, शायद तब मुशर्रफ को उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब ये सब बदलेगा। सेना की जो इन्वॉल्वमेंट है ना इस स्टेज पर, वो बड़ी पाकिस्तान के लिए खतरनाक है अगर आप सही ढंग से सोचें, क्योंकि अमेरिका पुल आउट कर रहा है वहां से, अफगानिस्तान से। तो इस स्थिति में अगर वो सेना को इस पॉलिटिक्स में डिप्लॉय कर देंगे, दोबारा इन्वॉल्व कर देंगे, तो बड़ी भारी समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी हो जाएगी। ठीक ढंग से सोचने पे यही लगता है कि इनसे पाला झड़ा जाए। बिल्कुल, और शायद ये वजह है कि तमाम जब रुझान देखा जा रहा है कि जनता का समर्थन मुशर्रफ को नहीं मिल रहा, तो तमाम पार्टियों ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है, और यही वजह है कि आप कहीं ना कहीं मुश्किल में गिरते हुए मुशर्रफ ने। नेहा, थोड़ा समय जब मुशर्रफ आने वाले थे उससे पहले नवाज शरीफ सऊदी अरब गए,
तो उनका सॉफ्ट स्टैंड रहा है। अभी तक उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ, बल्कि उन्होंने कहा कि वतन लौट के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कुरान में अपने उनकी उस तरह की बातें करी, जबकि नवाज शरीफ को ही उन्होंने कू किया था जब 1999 में हटाया था। लेकिन नवाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ गए थे सऊदी अरबिया, ये क्यानी जी गए थे, सारा एक तैयार किया गया था मुशर्रफ के वापसी का आने का। हालांकि 2-3 दिन पहले जब 24 मार्च को ये आ रहे थे, उसके 2-3 दिन पहले इस तरह की खबरें सऊदी अरब की मीडिया में ये आई कि ये सजेस्ट करा जा रहा है उनसे कि वो नहीं जाए पाकिस्तान, स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस तरह की बातें भी उनको चेताई गई थी मुशर्रफ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय मुशर्रफ की तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, कौन दुश्मन दोस्त बन जाए, कौन दोस्त दुश्मन बन जाए, इसे भी लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ की, एक ऐसे जनरल की जिसने अपने देश में तो कोहराम मचाया, लेकिन देश छोड़ के जाने के बाद जब वतन वापसी हुई तो उसकी राहों में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा करें, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अग्निमा जी, जिस तरीके से मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ी हैं ये तो किसी छिपा नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो राजनीतिक पॉलिटिकल करियर है मुशर्रफ का वो खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है? देखिए, राजनीतिक कैरियर अगर हम अभी चुनाव की दृष्टि से बात करें, पहला तो उनके नामांकन सारे
रद्द हो गए हैं, तो चुनाव तो वो लड़ नहीं सकते हैं। और अब वो जिस तरीके से कोर्ट उनको अरेस्ट करके गिरफ्तारी की बात कही है, तो निश्चित तौर पे अगर वो अंदर रहते हैं तो, और उनके समर्थन में आपने देखा भी है कि बहुत कोई जो वहाँ की आम जनता है, कोई बहुत उनको लेके कोई लगाव दिखा नहीं अभी तक जब से आए हैं। तो कोई बहुत, जैसे आपने बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी तो कराची का, अगर मेरे को याद है कि कितना वहाँ पे जो उनकी रैली हुई थी, वो मतलब 50 गुना ज्यादा होगी। मुशर्रफ का तो कुछ वहाँ पे मतलब है ही नहीं, अपने ही जगह पे उनका कुछ रिस्पांस नहीं मिला उनको। तो पॉलिटिकल कैरियर उनका उस तरीके से नहीं दिख रहा अभी। तो सबसे बड़ी बात यह कि अपनी वो जान बचा के, किसी तरीके से जान बचाएं, अपना अरेस्ट को किसी तरीके से इज्जत के साथ, जो कहना है ना कि वर्दी है, जो सेना की वर्दी जो पहनते हैं, उसकी इज्जत बचा के बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल करियर तभी आपका बना रहेगा जब आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा, या जनता ही आपके साथ नहीं है तो किस बात की पॉलिटिकल, किस बात की राजनीति? बिल्कुल। और अभी ऐसा लग रहा है कि अगर उनको जेल में रहना पड़ेगा तो इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कोई बहुत पॉपुलर नेता नहीं जुड़े हुए हैं, जिनके सारे एक पार्टी बाद में चलती रहे, तो वो बहुत मुश्किल दिख रहा है। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं देख भी रही थी खबर में कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें उन्होंने जो एक स्टेटमेंट डाला है, वो उसमें उन्होंने कोर्ट के साथ फिर वो टकराव की स्थिति में, जैसे उन्होंने कहा है कि अनवारंटेड जुडिशियल एक्टिविज्म बताया है, और कहा है कि पर्सनल वेंडाटा से काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें वो उन्होंने उनका जो फेसबुक का है उसमें आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पूर्वाग्रह से काम होंगे तो जो मौकरी हो जाएगी यहाँ पे नेशन में। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है टकराव कम होने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल। इससे थापर साहब, जिस तरीके से मुशर्रफ की बात करें, जनरल का कैसा रुतबा रहा है, काम करने का क्या तरीका रहा है, कैसे उनकी शख्सियत रही है, वो बात किसी छिपी नहीं है, हम भी जानते सब। क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी इस वक्त मुशर्रफ के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, या जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आसानी से हार मान जाएंगे मुशर्रफ, या पूरी तरह से शांत हो जाएंगे मुशर्रफ? वो तो इररिलेवेंट है जी, हार माने या ना माने जी। जब अगर हार उनके सामने दिख रही है तो माने या ना माने उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है जी। देश में उनके लिए पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं है जी। क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने एनवाई किया है, और 50 आदमी आप एक पॉलिटिकल लीडर को रिसीव करने के लिए आते हैं, बिल्कुल, तो वो उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ या इमरान खान या पीपीपी वाले जो हैं उनको हरा दूंगा? नहीं हो सकता है वो जी। तो बिल्कुल यही सवाल शर्मा साहब से। शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो इस समय हालात हैं, क्या उससे माना जाए कि आप पूरी तरह से जो मुशर्रफ हैं उनका जो रुतबा है वो खत्म होता नजर आ रहा है, शांत होते नजर आ रहे हैं पूरी तरह से मुशर्रफ? मुशर्रफ साहब की अपनी खुद जो शख्सियत है जी, वो एक फौजी लीडर की तरह है, और वो अभी पूरे मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं बने जी, क्योंकि उनको यहां आने से पहले सोच के रखना था कि मेरे साथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। शायद उन्होंने इसके बारे में स्टडी ठीक से नहीं किया, बिल्कुल। और यहां पर आकर के जो आज की तारीख में उनकी बेल को रिजेक्ट किया गया है और वो वहां से निकले हैं बाहर जी, तो उसको ये देखिए, आर्मी के कमांडो ने ही प्रोटेक्ट करके उनको कवर्ड गाड़ी में लेकर के उनके घर गए जी। इसका मतलब ये है, अगर कूलली हम सोचें तो उनको प्रोटेक्शन है, बिल्कुल, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई जनता उनको पत्थर मार रही हो जी। ये ठीक है कि इस समय जुडिशरी उनके खिलाफ है जी, और वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि मैं अगर जाता हूं तो क्या मैं उस रेस में दौड़ पाऊंगा, बिल्कुल। शायद उन्होंने इस चीज को, वो लोग स्टडी ठीक से नहीं किया। नवाज शरीफ साहब भी उनके कर्जदार हैं जी, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, उन्होंने नवाज शरीफ को पर्सनली कोई चोट नहीं पहुंचाई, ना ही किसी को दी। केवल इस समय जुडिशरी एक ऐसी है जो उसके खिलाफ है। अगर कयानी साहब कल की तारीख में, यानी कि आप कह लीजिए सैटरडे को जी जी या संडे को, उनके यहां तो वही खुलेगा, अगर ये कोर्ट उनका खुलता है और उसको मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है जी, तो मेरा जहां तक यह ख्याल है कि उनको जरूर कुछ न कुछ
रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है कि राहत जी, आपको लगता है कि राहत मिलेगी यहाँ पर मुशर्रफ को, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल अब जरूर उठने लगा है क्योंकि इन हालातों को देखने के बाद कि आने से पहले, अपने वतन वापसी से पहले, क्या एक बार भी मुशर्रफ ने सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इस तरह के हालात भी बन सकते हैं जिससे निपटना काफी मुश्किल होगा मुशर्रफ के लिए। यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार, 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिए थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में, 2005 से आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुशर्रफ को लेकर हम बात कर रहे हैं। मुशर्रफ जिन्हें लगा है तगड़ा झटका, क्योंकि कोर्ट में जिसमें उन्होंने याचिका दाखिल की थी जमानत के लिए, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है। इस पूरे मसले को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करेंगे पीडी शर्मा साहब का। शर्मा साहब, मुशर्रफ को लेकर तो हमने चर्चा की, लेकिन इस पूरे उठापटक के बीच अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसका कितना असर पाकिस्तान की राजनीति पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय उनकी डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी साबित हुई है। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा पीपीपी जो है बड़ी कामयाब रही। जरदारी साहब
गिलानी साहब और उसके बाद अशरफ साहब, अभी सारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से संभाला है। रही मुशर्रफ साहब की बात, मुशर्रफ साहब को अगर कल सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी कर देते हैं तो उनको बड़े आसानी से और बड़े नाज के साथ में जेल जाना चाहिए। ये मेरा वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो एक मैच्योरिटी लाएगी और वो उनको उसी देश में रहना चाहिए। अगर उनको लीडर बनना है तो उनको अपना वतन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वतन छोड़ने के बाद में लीडर नहीं रहता। जैसे आपने कहा था गीदड़ बन गया एंड ऑल दो, तो मुशर्रफ साहब को वहीं रहना चाहिए। क्या थोड़े दिन की जेल होगी, सो व्हाट, उससे कुछ नहीं होगा। अगले इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए, अगले इलेक्शन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन्हें पार्टी बनानी चाहिए अगर मुशर्रफ साहब वाकई में इस अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी शर्मा साहब आपका ये कहना है कि अगर गिरफ्तारी होती है, जेल जाना पड़ता है, अपने वतन में ही वो टिके रहते हैं, तो आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में उससे फायदा होगा। क्या थापर साहब इस बात को, जो बात शर्मा साहब कह रहे हैं, क्या लगता है आपको वाकई में? ये तो हाइपोथेटिकल है कि सिचुएशन कैसे डेवलप होती है जी, और सारे लोग मुशर्रफ साहब के मित्र नहीं है जी, जो उनको टिकना बहुत बड़ी बात है। कि आपको लगता है टिक पाएंगे वो? वही कह रहा हूँ ना, उनको ग्रो नहीं करने, ग्रोथ के लिए उनको भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए जी। तो मुझे सिवाय MQM के और कोई नहीं दिखता जो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करे। इस स्थिति में वो क्या अचीव कर पाएंगे, चाहे ये इलेक्शन हो चाहे आगे वाला इलेक्शन हो, कोई हालात मेरे को तो बिल्कुल वही घूम फिर कर वही बात आ गई अग्निमा जी। जब जनता का सपोर्ट नहीं है, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो अगर वो यहाँ रुकते भी हैं, इतना बड़ा रिस्क लेते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में वो पुरानी जमीन जो मुशर्रफ का रुतबा था, जो शख्सियत थी, वो अभी भी है, लेकिन क्या वो वही प्यार या वही जनता का समर्थन, जनता का सपोर्ट हासिल कर पाएंगे जो पहले था? देखिए, वो जैसे कि कह रहे हैं मिश्रा जी, पीडी जी, कि अगर वो जेल जाते हैं और अपनी सजा काटते हैं, उसके बाद आते हैं, तो देखिए राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बहुत कहना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दूसरी कंट्रीज, हम USA की बात करें, हाँ फिर मैं कहूँगी सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान की बात करें, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल अभी हमसे ज़्यादा बिल्कुल उत्सुकता के साथ इस चीज़ पे ना केवल देख रहे होंगे, बल्कि उनका इंटरफेरेंस भी इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अब जैसे कि जो जरदारी अभी जो थे, वो राष्ट्रपति, अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने जैसे गवादार का जो पोर्ट है वो चाइनीज को दे दिया है। एक फैसले और उन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का समझौता किया है। तो जो ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो पावर्स हैं वो नहीं चाहती हैं कि ये जो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट जो रही है वो वापस आए। तो यही कारण है कि शायद नवाज शरीफ को बुला के और मुशर्रफ को, जो पहले आपस में कहना चाहिए दुश्मनी था उनका बीच में, तो उसको दूर करके साथ लाने की कोशिश हुई कि यहाँ पे एक मुकाबला दे सकें इस इनको पार्टी को। तो ये देखना होगा कि ये पूरा अभी 11 मई को, शायद मेरे ख्याल से 11 मई को इलेक्शन है, वहाँ पे बहुत कम दिन बचे हैं, तो शायद हमको इस चुनाव के रिजल्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब 14 पन्नों का उन्होंने अपनी, जो सुप्रीम कोर्ट आज गए थे उनके वकील, सुप्रीम कोर्ट 14 पन्नों की पूरा अपना वो लेके गए थे, लेकिन वो टाइम खत्म हो चुका था, इस कारण से उनको जो बेल के लिए उनका नहीं हो पाया। बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने बताया कि जो दूसरे देश हैं उनकी नजर टिकी हुई है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जो इस समय सरकार पाकिस्तान में चल रही है वो दोबारा वापस आए। इसे लेकर शर्मा साहब आप क्या कहेंगे? क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? आप मुझसे कह रही हैं? हाँ जी शर्मा साहब जी। मैं इस चीज का इत्तेफाक रखता हूं कि बाहर वाले मुल्क डेफिनेटली वरीड होंगे अगर मुशर्रफ साहब चले जाते हैं, तो वो एक उनके लिए पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। और रही बात, जैसे मैं अब कह चुका हूं कि डेमोक्रेसी उनकी मैच्योर हो रही है, और ये डेमोक्रेसी में इस बार मैं फिर बोल रहा हूं कि PPP फिर से कामयाब होके आएगी जी। और कोई पार्टी दूर तक नजर ही नहीं आती है। नवाज शरीफ साहब जो है वो शायद उनके साथ में लड़े, पर उनकी स्टैंडिंग इस समय कमजोर है। और आप जैसे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बात दूसरी है, मगर
उनको बेल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको जेल की चिंता नहीं करनी चाहिए जी, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो। बिल्कुल। लेकिन शर्मा साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पीपीपी के दोबारा वापस आने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहीं अभी अभिमा जी आपसे चर्चा कर रहे थे, उनका कहना है कि जो दूसरे देश हैं उनकी नजर बनी हुई है पूरी तरह से पाकिस्तान की राजनीति पर, इसकी पॉलिटिक्स पर। क्या आपको लगता है कि जब नजर बनी हुई है, जाहिर सी बात है उनकी कोशिश रहेगी कि ये पार्टी, ये सरकार दोबारा ना बने, तो ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है? कोई भी कह सकते हैं जो दूसरी पार्टी है यहाँ पर गड़े बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, या दूसरे देशों की तरफ से उसे समर्थन मिल सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में? इस समय में मैं जहां तक मेरी स्टडी पड़ती है, पाकिस्तान में कोई इस तरह से गड़बड़ नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान के पीछे, उसकी पॉलिटिक्स के पीछे आर्मी बड़ी स्ट्रांग खड़ी रहती है जी। और कभी ऐसी बात हो गई तो आर्मी टेक ओवर कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने बार बार किया है, आप देख लीजिए 1947 से लेकर अभी तक कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया और उनके बाद इस बार हैंड ओवर कर दिया जी। परंतु आर्मी खुद चाहती है कि डेमोक्रेटिक वे में इनके इलेक्शन हो और डेमोक्रेसी ही रहे, और वो खुद अपने आप को अलूप रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं जी। तो सिचुएशन क्या होगी ये कल या परसों में सबके सामने जाहिर हो जाएगी। बिल्कुल। थापर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आज से मेरे ख्याल से 6 महीने पहले लगभग गवर्नमेंट गिर गई थी जी। प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस तरह की अनस्टेबल, किसी न किसी जान बचाते बचाते, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ केसेस हैं, और जान बचाते बचाते कैसे न कैसे इन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया। अब मैं बताऊं कि आपका जहां तक ये कहना है कि एक तरफ अमेरिका ही है जो देखता है, सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरी तरफ आजकल चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत जोरदार है। बिल्कुल। तो ये कहना कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि यही सरकार दोबारा बने, तो चाइना चाहेगा यही सरकार बने दोबारा। बिल्कुल। और चाइना की इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में अमेरिका से बहुत जोरदार है। आजकल तो अमेरिकन को वो लोग लाइक नहीं करते हैं जी। पसंद नहीं करते हैं, बल्कि चाइना को वो लोग पसंद करते हैं जी। और चाइना की पॉलिसी अगर आप देखें एट द स्ट्रैटेजिक लेवल बड़ी सक्सेसफुल होती जा रही है, चाहे वो बॉर्डर है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बर्मा है, सब जगह पे उनकी पॉलिसी बड़ी कामयाब हो रही है। तो इस तरह से हमको सोचना कि अमेरिका या इंग्लैंड उसको नहीं चाहेगा, ना चाहे, लेकिन चाइना है, रशिया है, वो लोग भी काउंटर इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी तो जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना वापस ले रहा है, तो अमेरिका की भी बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि पाकिस्तान में हमेशा से रुचि रही है और इन्फ्लुएंस अब उसके लिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से वो सेना अपनी वापस ले जाता है तो उस साइड में इधर ईरान है, इधर आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ उसको जो ऐसे लोग चाहिए उसको जो कि उसकी सुने, नहीं तो अमेरिका के लिए वहां पे जो अफगानिस्तान को जो छोड़ के जा रहे हैं, और चाइना का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ता है पाकिस्तान के उसमें, तो चाइना को तो स्पेस मिल जाएगी इधर और ज्यादा थोड़ा और खिसक के इधर आने में, अफगानिस्तान की तरफ धीरे धीरे धीरे। आपने वो देखे पोर्ट पाकिस्तान दे रहा है, आने वाले समय में हो सकता है वो और आगे खिसका दे, हाँ, बना के पहुंच जाए वहां तक। तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र जैसे कह रहे हैं कि वहां मजबूत हो रहा है, जैसी वहां की स्थितियां हैं उनको देखते हुए लोकतंत्र कहा जा सकता है कि वहां पे अच्छी मतलब थोड़ी सी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया गवर्नमेंट में। लेकिन आने वाले समय में बहुत ये उथल पुथल वाला या कहना चाहिए बदलाव वाला आप चीजें देखेंगे वहां पर। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर शर्मा साहब भले जी जी बिल्कुल मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए। सब अभी मैडम ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है। इट इज वेल नोन, हर एक को मालूम है कि अमेरिका वापस जा रहा है, वापस हो गया है, और ये कंडीशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में पक्का होगा कि यू विल लुक आफ्टर। दूसरी आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि चाइना की पॉलिसी रही है, वो स्काई चीन से लेकर के हॉट वाटर तक पहुंचना चाहता था। हॉट वाटर का मतलब यह है कराची, तो वो पहुंचना चाह रहा था, वो धीरे धीरे पहुंच गया। ये पिछले करीब 30-40 साल में वो पहुंच गया। तो जो मैडम ने भी कहा और थापर साहब ने भी कहा
कि उनकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हो रही है, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रही है जी। और ये केवल इस दरमियान में और ज्यादा हुई जब से जरदारी साहब हैं, और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। तो इस तरह से अगर एक पॉलिटिशियन ऊपर बैठेगा गद्दी पे और उस तरह से वो उसको लेके चलेगा अपने मुल्क को, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा। आज के जमाने में एक कहावत है कि पीस जो है ना आप किसी भी तरह ले, किसी भी जगह खरीदना पड़े पीस को खरीद लो। तो आज वो मुल्क भी चाहता है कि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनूं, मैं आगे आऊं और मेरे साथ में कोई ना कोई ऐसी संधि है हो जाए जिससे कि हम आगे बढ़ जाएं। तो अभी वो चाइना के साथ में चल रहा है, मुशर्रफ और नो मुशर्रफ, पर उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली हुई है, वो भी चाहेंगे कि हम उसको बता सकें। और जो पाकिस्तान आर्मी है वो उस चीज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती है और उन्होंने डेफिनेटली ये उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पुश किया है कि आप अपना आराम से इलेक्शन लड़ें, इस चीज की चिंता मत करें। मुशर्रफ साहब का मुद्दा एक बहुत छोटा मुद्दा कह लीजिए कि जो एक आदमी शख्सियत अपने लिए चाह रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका, कोई बात नहीं, परंतु गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है और स्टेट तो स्टेट है। इस तरह पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो तो रहेगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। उसको एक अगर अमेरिका नहीं दे रहा तो चाइना तो उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है और वो साथ में बैठा हुआ है। हाउ डज इट मैटर अमेरिका है कि नहीं है, तो वो तो उनको सबको मालूम है। आज कोई भी चीज हो जाती है तो चाइना कम्स फर्स्ट फॉर द रेस्क्यू ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, क्या कहेंगे थावर साहब आप? यही तो मैंने पहले ही अर्ज कर दी है कि इंटरनली कोई इतनी स्टेबल सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। एक्सटर्नली अफगानिस्तान सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी जैसे ही अमेरिका वहां से पुल आउट करेगा। तो अनरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर और भी बढ़ेगा। इसलिए ये सोचना कि फौज बाकी सब काम को पीछे रख के इलेक्शन और देश की रनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए वो गलत होगा। और जहां तक बार बार ये दोहराया जा रहा है कि नवाज शरीफ इनके साथ वो एक पॉलिटिशियन का वादा है जो जब वो हाँ कहता था उसका मतलब ना होता है। तो कहां तक वो उनको सपोर्ट करेंगे वो आने वाला समय आपको। बिल्कुल अग्निमा जी, जिस तरीके से भी चर्चा हो रही थी कि अगर पाकिस्तान की बात करें, अभी अमेरिका साथ दे रहा हो सकता है, आने वाले वक्त में चाइना का ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ता जाए, इससे अगर खासतौर पर भारत की बात करें तो उसके लिए क्या ये अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है? कितना असर भारत पर भी पड़ सकता है? देखिए, भारत के लिए तो बहुत चिंता की बात है ही। पाकिस्तान में ऊपर अगर हम ऊपर की बात करें पीओके के एरिया में, वहाँ तो ऑलरेडी पाकिस्तानी वो कहते हैं कि चाइनीज सैनिक आ चुके हैं। बिल्कुल, वहाँ तक तो पूरे संख्या भी बता दी जाती है, सारे उनके बन गए हैं, स्ट्रक्चर्स भी बना लिए हैं, आ गए हैं वहाँ तक। अब वो नीचे भी आ गए हैं, आपके पोर्ट तक आ गया है चाइना। तो भारत के लिए तो ये काफी मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि जितना अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, चाइना से हमारे रिश्ते ठीक हैं, इकोनॉमिक रिश्ते मजबूती करे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और अगर चाइना एक साथ होते हैं तो आपके ऊपर हमेशा एक तरह का दबाव जरूर रहेगा बॉर्डर्स पे, ऊपर के हिस्सों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब यहाँ पे जो सत्ता, अगर भारत की भी निगाह है कि यहाँ पे परिवर्तन होता है तो किस तरह की चीजें आते हैं। आप कारगिल हुआ, भले मुशर्रफ कहते हैं कि कारगिल में नवाज शरीफ की कितनी भूमिका, ये भी सवाल है कि जो दूसरा पक्ष है कारगिल का, और इनके साथ जो अभी वर्तमान जो सरकार थी उसके साथ भारत अपना तालमेल बैठा के चल रहा था, लेकिन वो जो पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी जो राजनीति है, आईएसआई अलग चलती है, सेना है अपना, तो उसके प्रेशर में जैसे पीडी मिश्रा कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत फ्री फैसले नहीं कर पा रही है अंदर की। ठीक है, आपने 5 साल निकाल लिए जैसे तैसे करके, लेकिन कोई बहुत बड़े आपने फैसले कर लिए ऐसे नहीं है। उनके सारे मंत्री, जैसे हमारे मंत्री भ्रष्टाचार के हैं, वहां भी उनमें भ्रष्टाचार के मसले हैं, उन पे वो चल रहे हैं। तो वहां की जो डेमोक्रेसी है, लेकिन पिछले के मुकाबले देखें तो जरूर उनकी डेमोक्रेसी में कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, लेकिन अग्निमा जी, जिस तरीके से पाकिस्तान का भारत के प्रति क्या रुख रहा है वो केश छिपानी ही है, वो अक्सर देखने को मिला है, चाहे वो साजिश की बात करें, चाहे वो तमाम सारी चीजों की बात करें। अगर पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं यही कोशिश रहेगी कि अमेरिका की बजाय अगर चाइना उसको साथ देता है
तो ये ताकत दोहरी हो सकती है। ये ताकत अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी तो ज्यादा मजबूत स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से और ज्यादा पाकिस्तान का झुकाव होगा चाइना की तरफ। नहीं, चाइना के साथ कहा है कि जो पहले पीटी मिश्रा जी ने कहा कि जो पाकिस्तान के लिए जो पहला मित्र कहें, जैसे हमारा कभी रशिया होता था, आजकल हम नहीं कह सकते हमारा पहला मित्र कौन है, तो अभी भारत के पास पहला मित्र नहीं है। पहले किसी टाइम में जब रशिया एक था तब पहला मित्र होता था। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान को लगता है कि जो किसी भी स्थिति, आपने देखा कोई क्राइसिस भी होती है तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीधे उड़ते हुए चाइना चले जाते हैं, उनके साथ करते हैं। तो चाइना के साथ तो क्योंकि बिल्कुल बगल में है ना, नेबर है, तो उनका सहयोग चाहिए। और एक अमेरिका का, मैं 1-2 बार गई हूं पाकिस्तान, तो वहां जो अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा वहां तो बहुत एक अलग फीलिंग हुई थी नया, कि मैंने बहुत लोगों से बात करी तो भारत को तो दुश्मन मानते ही नहीं है। वहां का आम नागरिक भारत को दुश्मन नहीं मानता है, वो अमेरिका को दुश्मन मानता है। तो लेकिन जो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट कहें या सेना के कहें, वो दुश्मनी ज्यादा पैदा करके रखते हैं। बिल्कुल। शर्मा साहब क्या कहेंगे, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं मैडम की बात से बिल्कुल वाजिफ हूं। बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान जो है एज ए मुल्क वो हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है। और रही उनके अंदरूनी फीलिंग की बात, अमेरिका के डेफिनेटली वो खिलाफ हैं। परंतु चाइना के यहां आ जाने से, अगर वो पहले से कोराक्रम मार्ग में बैठे हुए हैं, उससे नीचे उतर के आए हुए हैं, वो गिलगिट से नीचे होते होते वो कराची पहुंच गए हैं, तो उनके ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमें भी मालूम है पिछले 40 साल से वो वहां काम कर रहे हैं जी। और चाइना की इतनी वो बड़ी बात नहीं है कि दे कैन मूव देयर आर्मी ओवरनाइट। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज काराकोरम से ऊपर इतना पहाड़ी इलाका है, तो इट विल नॉट बी इजी जॉब। द ओनली थिंग इज कि यस, अगर है तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर वो जरूर हरकत कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने 1971 में भी किया था। और उसके बाद हमें थोड़ा सा देखना पड़ा, अपनी फौजों को 71 में ऑपरेशन में उधर की तरफ भी धकेलना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं, हम ये मानते हैं कि चाइना का, परंतु चाइना उसको डेफिनेटली पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है और मिलिटरीली ऑल्सो दे आर सपोर्टिंग। तो उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो उनके एडवांसमेंट हो रही है, इवन इन मिसाइल एंड अदर थिंग्स, तो वो चाइना उनको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमें एज ए इंडियन दिस थिंग हमें कोई भी खुल करके सपोर्ट नहीं कर रहा। हम हर एक चीज जो है पहले पैसा दें फिर उसके बाद में काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है हमारी दोनों की स्ट्रेटेजी में, क्योंकि हमारे जो है 2 कॉमन आदमी हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। जो एक तरफ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का रहा मसला हमारे साथ में वो इसी तरह से चलेगा जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। वो हेट एंड लव जो पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो वहां की गवर्नमेंट का है, वो चलता चला जाएगा। जनता के बीच में और हमारे जनता के बीच में कोई द्वेष नहीं है, कहीं भी द्वेष नहीं है। शायद 1-2 कोई अब बीच में आदमी बोल जाए, 100 में से 1 तो हो ही सकता है, परंतु एज ए पाकिस्तान जो प्यार और नफरत की जो भावना गवर्नमेंट के बीच में चलती रहेगी, वो चलेगी। और ये जो वहां की आर्मी है, ये भी इसी खिलाफ में हमारे साथ में चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा बना रखा है, कश्मीर का मुद्दा। जैसे भुट्टो साहब कह गए थे कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, इस बात को जो है कम से कम 40 साल हो गए, तो अभी जो है 960 साल और बाकी हैं। तो जब तक वो लड़ते ही जाएंगे हमारे साथ में, तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि हमें तैयार रहना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थापर साहब, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चाइना को लेकर बात हो रही है, अमेरिका को लेकर बात हो रही है, अमेरिका की हमेशा से क्या कोशिश रही है, ये जग जाहिर है। अब अगर अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है और चाइना का लगाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ होने देगा अमेरिका? नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है निर्भर है 3 A's पर, बिल्कुल, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। बिल्कुल। तो ये कहना कि अगर अमेरिका चाहे और उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहे और वो नहीं, ये बड़ा गलत होगा कि वो उसको रेजिस्ट कर सके। तो जहां तक रिलीजन का सवाल है, इस वक्त फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स बहुत जगह जगह पे बनते जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारे साथ उनके रिलेशंस
बेहतर हो गए हैं या ठीक हो गए हैं, मैं इसको नहीं मानता। मैं समझता हूं कि ये वो ऑस्ट्रिच की तरह है कि अपना सिर सैंड में दबा लिया और देख लिया कि आगे कोई खतरा नहीं है। हर रोज तो बॉम्ब फट रहे हैं, हर रोज हमारे देश में कोई ना कोई घटना हो रही है, और हम फिर भी सोचते हैं कि हमारे आप सुधरेंगे, हाँ सुधरेंगे या ठीक हो जाएंगे। तो ये एक किस्म का सिलसिला है, जब तक हम उसको सख्ती से नहीं लेंगे तब तक वो चलता रहेगा। जब हम सख्ती से लेंगे तब थमेगा। पहले भी चर्चा होती रही है कि कब सख्ती से लेंगे, लेकिन यहाँ पर अग्निमा जी सवाल उठता है, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान किस दौर से गुजरा है? काफी बुरे वक्त भी देखे हैं पाकिस्तान ने। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है पाकिस्तान में, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर पूरी उठापटक साफ तौर पर देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से अभी चर्चा हम कर रहे थे, इससे पहले भी चर्चा होती रही है कि अब मानो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की जीत हो रही है, क्या आपको लगता है कि जब सब कुछ सामान्य होने लगेगा या वहां लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो सुचारू तरीके से चलने लगेगी, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ होने देंगे वो लोग जो कभी नहीं चाहते कि शांति बनी रहे पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल वही सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान का, कि जो लोग नहीं चाहते कि स्टेबलाइज हो पाकिस्तान, वो लोग, और उनके अंदर भी जैसे अब अफगानिस्तान में है तालिबान, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं हम कह दें कि जो हैं आतंकवादी या उग्रवादी हम कह दें संगठन, वो सब आपस में मिले जुले हुए हैं। तो अगर आप उनकी पसंद के लोग नहीं सत्ता में होंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे इस तरह का जो आप देख रहे हैं आजकल बम विस्फोट हो जाता है, ये सब क्यों हो रहा है? पहले भारत में होता था, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत कहना चाहिए कि जो अभी हम बात कर रहे थे यूएसए की, यूएसए बहुत ज्यादा पैसा देता है पाकिस्तान को। अब ये पैसा देना पाकिस्तान ने, ये अमेरिका की मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि अगर वो हाथ खींचता है, उसको पता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। बीच में आया था कि ये सब आतंकवादी संगठनों को भी पूरा दिया जा रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पे जाता है पैसा, तो रोकने की कोशिश भी हुई। लेकिन अमेरिका की मुश्किल ये हो गई है कि अगर वो अपना हाथ खींचता है पाकिस्तान से, तो उधर चाइना वैसे ही बड़ा चला आ रहा है। तो अब कहना चाहिए कि अमेरिका के लिए भी बहुत पाकिस्तान में अपने को जमाए रखने के लिए उसको पाकिस्तान को देना है पैसा, और बहुत पैसा दे रहा है यूएसए। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत कम करी, लेकिन फिर बाद में वही आती है। तो ये जो खींचतान है पाकिस्तान की के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज की, उसके कारण जो भारत के साथ जो रिश्ते हैं उन पे भी असर पड़ता है। इस तरह की जो चीजें हैं भारत के लिए, और भारत का हमेशा एक मत रहा है, शायद हमारे साथ फौज के लोग बैठे हुए हैं तो वो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन एमईए के जो हम कहें कि कूटनीतिक जो रणनीतिकार हैं, उनका ये कहना है कि हमें कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, भले वो इस तरह से अपना रुख जारी रखे, जैसा कि वो कहते हैं आतंकवाद को समर्थन करता रहे, लेकिन हमें एक कम्युनिकेशन बना के रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बीटी साहब। मैडम मैं कुछ कहना चाहूंगा। जरूर। ये कहना, पक्का कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए, कभी भी डिनाई नहीं किया गया। दी ओनली थिंग इज कि हमारी नेशनल पॉलिसीज कुछ इस तरह से है कि हम लोग इस चीज के लिए कोई आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। रही अमेरिका की बात, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि हमारे कश्मीर में पीस हो, वो खुद चाहता है। राइट फ्रॉम 1949 ऑनवर्ड्स अगर आप उनकी वो देखें, जो उनकी एंग्लो अमेरिकन एसोसिएशन जो बनी हुई है, वो चाहती रही है कि हिंदुस्तान में इस तरह से डिस्टर्बेंस रहे, तो वो उसके लिए पैसा देते रहेंगे ही। उन्होंने ही तालिबान बनाए, उन्होंने ही जो मुजाहिद बनाए, उन्होंने ये जो 1979-80 में जो रशिया के खिलाफ में पैसा दिया, ये सब उन्हीं के दिए हुए हैं। अभी भी आप क्या सोचते हैं कि जाने के बाद ये पैसा नहीं देंगे? वो फिर वो कार्रवाई करेंगे। अमेरिका चाहेंगे कि ये लड़ता रहे, हिंदुस्तान से लड़ता रहे, और वो भी चाहेंगे कि एक नफरत का बीज दोनों के बीच में बना रहे, सो दैट कभी मेरी जरूरत पड़े, क्योंकि वो तो बढ़िया आदमी है, वो तो बढ़िया मुल्क है, वो तो चाहेगा कि मेरे हथियार बिके और मैं उसको ज्यादा से ज्यादा बेचूं। वो उनकी पॉलिसी इस तरह से रही है। आप ये देखिए कि जो मैंने थापा साहब कह रहे हैं, मैं यूं कह रहा हूं कि आदमी मैन टू मैन हमारे बीच में इस तरह से कोई नफरत नहीं है। जो नफरत हुई है वो जो ग्रुप्स हैं जो केवल उसके लिए जाते हैं, मजहबी हैं, तो वो ग्रुप जो है नफरत पैदा करते हैं, या
जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि आईएसआई के थ्रू कि वो हमारे साथ चाहते हैं कि हम लोग जो हैं बिल्कुल पीड़ित साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो अगर नफरत है तो उसे बोया गया है उन जिहादी लोगों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो कभी नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमन रहे, प्यार रहे और दोनों जो देश हैं वो एक साथ रहें। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ न्यूज़ 9 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान, एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब